नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो ये अपनी है जियोग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। देखिए, हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन देख चुके हैं, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत देख चुके हैं जो हैरी हेस ने दिया था। आज हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण एक सिद्धांत के बारे में, जो है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी जो दी थी, किन्होंने दी थी, तो वो एक तो मैकेंजी, एक था मॉर्गन और एक पार्कर। आपको याद रख लेना है, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, 3 लोग थे। इन लोगों ने एक साथ बैठ के विचार किया और हमें दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिए, पहले जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, तब क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो ठोस आकार की है और बहुत बड़ी है और अनियमित आकार का एक खंड, एक भूखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले माना जाता था। बाद में जो है इसको आगे और पता लगा, तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, इसमें अच्छे से जो है इसके बारे में बताया गया कि हाँ, पृथ्वी कैसी है, फिर पृथ्वी की जो चट्टानें वो है वो किस प्रकार की है, पृथ्वी की भूप्रकृति किस प्रकार की है, क्योंकि तब तक इस बारे में पता भी लग चुका था, है ना, क्योंकि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का पता लग चुका था, है ना। और जो संवहनीय धारा सिद्धांत था आर्थर होम्स का, उसके बारे में भी पता लग चुका था, है ना। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बाद में दिया गया मॉर्गन और अपना पार्कर और मैकेंजी के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई प्लेट क्या है। सबसे पहले तो सवाल यही बन जाएगा कि प्लेट क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं तो प्लेट क्या है। तो प्लेट जो है वो क्या मान लिया गया कि जो ठोस चट्टान और उसका जो अनियमित आकार का खंड है ना, वो उसे कहते हैं प्लेट। जो अपनी भू प्रॉपर्टी है, यानी जो अपनी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है ना, एक मिनट, जो पृथ्वी की अपनी भू प्रॉपर्टी है, बनी हुई है, तो वो एक अनियमित आकार की बनी हुई है। देखिए, किसी का आकार किस प्रकार का है, कोई एक नियमित आकार नहीं है। तो वो जो प्रॉपर्टी बनी हुई है अपनी पृथ्वी की उसे कहते हैं प्लेट, है ना। और ये प्लेट किस पर तैर रही है, तो एक तरीके से प्लेट है अपना जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल। जब मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, तब मैंने आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर बताया था। फिर मैंने बताया था आपको कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो है उसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। तो वहाँ पर जो है अपनी जो ये प्लेटें हैं वो वहाँ पर तैर रही है ना। और वो इधर उधर मतलब जो संचलन करती है, वो संचलन किस वजह से करती है, तो हमने पढ़ा था, आर्थर होम्स ने दिया था संवहनीय धारा सिद्धांत। वो संवहनीय धारा सिद्धांत की वजह से वो इधर उधर संचलन करती है। ठीक है। और जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, उसकी गहराई थोड़ी कम, मोटाई कम होती है, और जो महाद्वीपीय होती है उसकी मोटाई प्लेट की ज़्यादा होती है। हमने तब भी देखा था। और महाद्वीपीय जो प्लेट है, महासागरीय जो प्लेट है ना, महासागरीय प्लेट, ये किसकी बनी होती है? ये बेसाल्ट की बनी होती है, बेसाल्ट की ये बनी हुई होती है। ठीक है। और जैसे कि अपनी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो एक महासागरीय प्लेट है, और जो एक यूरेशियन प्लेट है वो क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। तो अगर इस प्लेट के जो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसके अनुसार अपना पूरा विश्व जो है ना, पूरा संसार, वो किससे मिलकर बना हुआ? पूरा जो स्थलमंडल है वो 7 मुख्य प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें मिलकर पूरा जो अपना स्थलमंडल जो है उसका निर्माण करते हैं। और स्थलमंडल में क्या क्या आता है? भू प्रॉपर्टी तो आती है, यानी क्रस्ट तो आता ही है, और मेंटल का ऊपरी हिस्सा यानी दुर्बलता मंडल जो है वो आता है इसके अंदर। तो स्थलमंडल किससे बना होता है? 7 मुख्य जो अपनी प्लेट हैं उनसे, और कुछ छोटी प्लेटें उनसे मिलकर बना है अपना स्थल मंडल। तो ये बड़ी बड़ी प्लेटें देखिए आप यहाँ चित्र में, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको। हाँ जी, एक मिनट, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये 7 मुख्य जो प्लेटें उनसे मिलकर अपना स्थल मंडल बना। एक तो सबसे पहले आर्कटिक प्लेट जो है वो यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, ऊपर आर्कटिक महासागर है ना, तो वो आर्कटिक प्लेट है ऊपर, है ना। तो आर्कटिक प्लेट सबसे पहले यहाँ पर आर्कटिक प्लेट है ना। तो 1 नंबर पे कौन सी होगी? आर्कटिक। एक मिनट, हाँ जी, आर्कटिक प्लेट 1 नंबर पे हो गई। 2 नंबर पे कौन सी आ जाती है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। देखिए, उत्तरी अमेरिका आपको दिख रही है, ये तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तीसरी आ जाती है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आ जाती है। ठीक है। चौथी कौन सी प्लेट आ जाती है? अपनी प्रशांत महासागरीय प्लेट आ जाती है, और ये सबसे बड़ी प्लेट है, मतलब बहुत बड़ी प्लेट है ये। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट आ जाती है चौथे नंबर पर। ठीक है। 5वें नंबर पर कौन सी आ जाती है? 5वें नंबर पर अपनी आ जाती है जो अंटार्कटिक प्लेट है वो आ जाती है। ठीक है। फिर 6वें नंबर पर आपने आ जाती है अफ्रीकन प्लेट आ जाती है। फिर यूरेशियाई प्लेट आ जाती है 7वें नंबर पर, है ना।
इस प्रकार से अपने 7 मुख्य मुख्य प्लेटें बनी हुई है, और छोटी मोटी प्लेटें तो और बहुत सारी बनी हुई है। देखिए ये अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। तो इस प्रकार से 7 प्लेटें बन जाती हैं। अभी आगे देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7 मुख्य मुख्य प्लेटें अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए 7 मुख्य मुख्य प्लेटें अपनी कौन कौन सी हो गई है। यहाँ पर देखिए आप, एक तो अंटार्कटिक प्लेट हो गई है ना, जो अंटार्कटिक महासागर है वहाँ पर, ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप, सॉरी आर्कटिक महासागर है। तो अंटार्कटिक प्लेट एक हो गई। दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। तीसरे नंबर दक्षिणी अमेरिकी, और चौथे पर प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। पाँचवें पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। तो अपनी देखिए भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडोनेशिया की, सॉरी न्यूजीलैंड की, ये एक ही प्लेट है। फिर आ गई 6वें नंबर पर अफ्रीकी प्लेट, और 7वें नंबर पर यूरेशियाई प्लेट आ जाती है। इस प्रकार से 7 तो मुख्य मुख्य प्लेटें हो गई। बाकी कुछ जो है ना छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, जिनमें से एक है जैसे कोकस प्लेट, एक है नज़्का, एक है अरेबियन, एक है फिलीपीन, और एक है कैरोलिन प्लेट, और एक है अपनी फ्यूजी प्लेट। तो इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं, है ना, कि कोकस कहाँ है, नज़्का कहाँ है। वैसे अगर देखा जाए तो कोकस पड़ेगी अपनी जो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट है ना, उसके बीच में है कोकस प्लेट। तो देखिए ये कोकस प्लेट आपको दिखा दूँ, ये साफ़ कर दूँ एक बार मैं यहाँ से स्क्रीन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, कोकस प्लेट आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर कोकस प्लेट है, ये मध्य अमेरिकी प्लेट होगी यहाँ से, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी। इन दोनों के बीच में है कोकस। इसके पास में देखिए नज़्का प्लेट है, यानी प्रशांत महासागरीय हो गई, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच में नज़्का। कोकस ऊपर है, नज़्का नीचे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ये कैरोलिन प्लेट है अपनी, ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उत्तर पूर्व में कैरोलिन प्लेट होगी। ये फिलीपीन प्लेट हो गई है, ठीक है ना। इनकी आपको लोकेशन याद रखनी है। फिलीपीन प्लेट कहाँ है, जहाँ फिलीपींस वगैरह है ना, वहाँ पर है फिलीपीन प्लेट। ये जुआन डी फूका प्लेट देख लीजिए आप, है ना, जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट के आप देख सकते हो पश्चिम साइड में। फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो अपनी बड़ी बड़ी प्लेट हो गई है। स्कोशिया प्लेट यहाँ पर है, स्कोशिया प्लेट जो है यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, उसके पूर्वी दिशा में ये है, ठीक है। फिर अरेबियन प्लेट, जहाँ अरब पेनिनसुला है वहाँ पर अरेबियन प्लेट है, ठीक है ना। ये है जो अपनी छोटी छोटी प्लेटें हैं वो। एक मिनट में स्क्रीन यहाँ से क्लियर कर लूँ। तो कोकस प्लेट हमने देख ली, जो मध्य अमेरिकी प्लेट है और प्रशांत प्लेट है, उसके बीच में कोकस है। फिर एक है नज़्का प्लेट, जो अपनी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और प्रशांत प्लेट के बीच में। फिर अरेबियन प्लेट, जो अरेबियन प्रायद्वीप है अपना, वहाँ पर है। फिलीपीन प्लेट जो है वो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट जो उसके बीच में पड़ती है फिलीपीन प्लेट। याद रखना आपको कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के और प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसके बीच में। देखिए आपको दिखा दूँ फिलीपीन प्लेट, ये है आपकी फिलीपीन प्लेट। कहाँ गई फिलीपीन प्लेट, हाँ जी ये रही, ये अपना एशिया महाद्वीप है पूरा, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इसके बीच में है फिलीपीन प्लेट, है ना। फिर आ जाती है आपकी कैरोलिन प्लेट, तो ये न्यू गिनी है, और उसके उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में ये स्थित है, कौन सी, कैरोलिन प्लेट। और फ्यूजी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट। एक मिनट आपको दिखा दूँ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है फ्यूजी प्लेट। तो ये जो आप यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना, ये जो है ना, ये है फ्यूजी प्लेट, क्योंकि यही फ्यूजी नाम का देश है, फ्यूजी प्लेट है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 7 तो बड़ी बड़ी मुख्य प्लेटें हो गई, और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना अपना पूरा स्थल खंड, और इसी की वजह से जो है ये संचलन करती रहती है इधर उधर, है ना। इसी की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे आकृतियाँ उभरती है, बहुत सारे जो है आप कह सकते हो कि इन्हीं के अंतर्वेधन और इनकी संचलन से ही बहुत सारे पर्वत पहाड़ पठार बनते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या मानते थे, पहले शुरू में जब वेगनर ने बताया था, पेंजिया और पेंथालासा, जब वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था, तो क्या मानते थे कि सिर्फ महाद्वीप ही इधर उधर संचलन करते हैं। हमने देखा था ना कि पेंजिया था, फिर पेंजिया 2 भागों में टूट गया था, गोंडवाना और ये लोरेशिया और ये गोंडवाना था, है ना, गोंडवाना लैंड। फिर यहाँ से जो महाद्वीप अलग अलग भागों में चले जाते हैं, तो पहले क्या माना जाता था, यानी पेंथालासा तो वहीं का वहीं है, समुद्र जो था ओशन तो वहीं का वहीं है, सिर्फ महाद्वीपीय प्लेटें ही गतिमान होती है। पहले ये मानते थे कि महाद्वीप इधर से उधर चल रहे हैं, परंतु उसके बाद में जो है ना, हमें जब हमने देख लिया कि आर्थर होम्स का सिद्धांत अपने पास आ गया, सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत आ गया, तो हमें पता लग गया कि भैया नहीं, जो महासागरीय प्लेट जो है वो भी संचलन करती है, और महाद्वीपीय प्लेट जो है वो भी संचलन करती है, क्योंकि जो इनका चुंबकीय पराचुंबकीय अध्ययन हमने किया था,
नहीं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मध्य महासागरीय कटक, तो मैं आपको बता रहा था कि कभी नॉर्थ है, कभी साउथ है, कभी साउथ है, कभी नॉर्थ है इनका। तो वो पूरा चुंबकीय अध्ययन उसके पता से मजे से भी पता लग गया कि हाँ, क्योंकि जो महासागरीय प्लेटें हैं वो भी संचलन करती है, वो भी आगे बढ़ रही है ना, इस प्रकार से पता लग गया। अब जो मेन चीज़ आती है कि जो प्लेट संचलन होता है अपना, उसके 3 सीमाएं बनाती है। जब प्लेट सरकती है ना एक दूसरे से, मतलब जब इसका संचलन होता है प्लेट का, तो वो 3 जो है सीमा, 3 प्रकार की सीमाएं बनाती है। एक सीमा होती है अभिसारी सीमा। पहले मैं आपको सारी सीमाएं बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक होता है अपसारी सीमा, एक होता है संरक्षित सीमा, है ना। एक होता है संरक्षित सीमा। तो देखिए अभिसारी सीमा जो होता है, जो होती है, इसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें जो हैं एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती है। अभिसरण होता है 2 प्लेटों का एक दूसरे की तरफ, इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी सीमा। और दूसरा होता है अपसारी सीमा। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से 2 प्लेटें दूर जाती है। इस प्रकार से 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है, तो ये अपसारी सीमा हो। और संरक्षित सीमा होती है, इसमें ना तो दूर जाती है प्लेटें और ना ही वो पास आती है, बल्कि वो इस प्रकार से एक अपने समानांतर जो है वो एक दूसरे के समानांतर वो गति करती है, चलायमान होती है, इसलिए इसे कहते हैं संरक्षित सीमा। तो ये जो अपनी अभिसारी सीमा है, इसको कहते हैं अभिसारी सीमा, यहाँ पर इसको कहते हैं कि सृजन की सीमा है। यहाँ पर सृजन होता है, पहाड़ है ना, इस प्रकार से अगर पर्वत वगैरह यहाँ पर बनते हैं, इसे कहते हैं, ये जो अपसारी सीमा है ना, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन, विनाश की सीमा कहते हैं, और इसे कहते हैं सृजन की सीमा, इसे कहते हैं अपसारी सीमा को। और संरक्षित सीमा में ना तो आप डिस्ट्रक्शन, विनाश, सृजन कुछ भी नहीं होता है ना। अब हम देख लेते हैं एक बार अपनी अपसारी सीमा। तो अपसारी सीमा क्या होती है, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है और एक नई परपटी का निर्माण होता है, तो उन्हें कहते हैं अपसारी प्लेट, है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 प्लेटें अगर एक दूसरे से अलग हट रही है तो उसे कहते हैं अपसारी सीमा, ठीक है। और इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी, है ना, कि मान लो ये प्लेट है इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है ना, तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, और ये जो स्थान हो गया, ये जो स्थान हो गया, ये हो गया प्रसारी स्थान, है ना। अब अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मध्य महासागरीय कटक या मध्य अटलांटिक कटक जो है ना, वो इसका उदाहरण है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है उसमें क्या होता है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट एक तो हो गई, जो अमेरिकी प्लेट हैं, एक तो उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और साथ में यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से अलग हटती है यहाँ पर, जो मध्य अटलांटिक कटक है ना वहाँ पर। इसलिए ये है अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण ये है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है डाइवर्जेंट यानी अपसारी सीमा, ये है अपसारी सीमा, यह है अपसारी सीमा, यह है अभिसारी सीमा, ट्रांसफॉर्म, यह है संरक्षित सीमा, है ना। यहाँ पर देखिए प्लेट इधर और इधर ही जा रही है ना, ये एक दूसरे से ना तो पास आ रही है ना एक दूसरे के दूर जा रही है। यहाँ पर देखिए 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, और यहाँ पर देखिए 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इसलिए है अपसारी सीमा, ये अभिसारी, और ये ट्रांसफॉर्म या संरक्षित सीमा इसे कहते हैं। चले आगे। अब देखिए जो अपसारी सीमा होती है वो अब ये देखिए अपसारी सीमा को भी मैं आपको बता दूं, ये अपसारी सीमा भी 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? अपसारी सीमा मतलब 2 प्लेटें जो दूर जा रही है, परंतु ये 2 प्लेटें अगर महासागरों के नीचे जाए तो उसे तब क्या होता है, और एक होता है कि महाद्वीप जो है, महाद्वीपीय प्लेट जो है वो एक दूसरे से अलग जाए, तब क्या होता है ना। तब क्या होता है, तब अलग अलग ये 2 प्रकार से हो सकती है अपसारी सीमा, एक तो महासागरीय प्लेटों के बीच में और एक होगी महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, ये हो सकती है। अब देखिए ये है अपसारी सीमा, जब महासागरीय क्रस्ट के नीचे अपसारी सीमा होती है तब। ये कहाँ होता है, ये मध्य अटलांटिक कटक है ना, उसका उदाहरण आप इसे मान सकते हो। मध्य अटलांटिक
कटक, है ना। यहाँ पर देखिए ये ओशन है पूरा का पूरा, यहाँ पर ये एक प्लेट जो है यहाँ से इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, और यहाँ पर जो है प्रसार हो रहा है, ये प्रसारी सीमा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता जाएगा, है ना। यहाँ पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता जाएगा। फिर आगे ये हमने पढ़ा था सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत में कि आगे जब गर्तों में इसका विनाश होता रहता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर सृजन होता है। तो अपसारी सीमा में होता है सृजन, है ना। तो यहाँ पर होता है सृजन। ये है मध्य अटलांटिक कटक का उदाहरण है ये। जब अपसारी सीमा महासागरीय क्रस्ट के नीचे हो तो किस प्रकार से ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपसारी सीमा महाद्वीप जो है उसके नीचे हो, महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे अगर अपसारी सीमा हो जाए तब क्या होता है। तो देखिए पहले क्या होगा, जब ये पूरा महाद्वीप, ये देखिए, है ना, ये पूरी महाद्वीपीय सीमा ही है। तो महाद्वीपीय सीमा के बीच में से क्या होगा, यहाँ पर ये आरोही लिम्ब जो है ये पाई जाती है किसकी, अब जो संवहनीय धारा पड़ी थी ना हमने उसकी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये दूर हटेगी, ये जो प्लेट है वो एक दूसरे से अलग ये हटनेगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये आप दिख रहे होगे खाई जैसी, तो ये है कि होगा एक भ्रंश का निर्माण सबसे पहले होता है, ठीक है। एक एक आपको इसका वो याद रखना है। भ्रंश के बाद में कौन बनता है, फिर बनता है नवीन सागर, और नवीन सागर की तीसरी इसके बाद में बनता है महासागर, है ना। जैसे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो गया, है ना। ये रिफ्ट वैली बन जाती है, रिफ्ट वैली मतलब भ्रंशी जिसे कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल ही क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो है। तो ये एक दूसरे से अलग जा रही है क्रस्ट, इसका मतलब यहाँ पर एक भ्रंश बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, भ्रंश का निर्माण होता है। उसके बाद में है जब यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो गया और यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है और यहाँ से इधर इधर ये फैलते जा रही है, तो बीच में जो है यहाँ पर नवीन सागर का निर्माण हो जाता है। नवीन मतलब नया सागर जो है उसका निर्माण हो जाता है, एक नया सागर ही बन जाता है। यानी अगर महासागर का बच्चा आप कह सकते हो, ये यहाँ पर बन जाता है। और फिर अगर मान लो ये और भी आगे चलती रहती है, और भी आगे ये क्रिया चलती रहती है यहाँ पर, ये जो है ये जो डाइवर्जिंग लिम्ब अगर फिर भी एक्टिवेट रहती है और आगे चलता ही रहता है ये मामला, तो ये प्लेटें और दूर जाती जाएगी एक दूसरे से, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक नया महासागर ही बन जाएगा। और फिर जो ये एक ज़माने में जो रिफ्ट वैली हुआ करती थी वो क्या बन जाएगी, वो मध्य महासागरीय कटक का रूप धारण कर लेगी एक ज़माने में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर चलते हैं आगे। अब इसका मैं आपको उदाहरण बता दूं कि जो देखिए ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये पूरी, जहाँ पर ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। तो ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, ये इसी प्रकार का एक अपसारी सीमा का उदाहरण है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। यहाँ पर देखिए एक नूबियन प्लेट है और एक सोमालियन प्लेट है। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पर एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन गई है जिसे कहते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और ये पूरी कहाँ तक जाती है, देखें ये जो लाल सागर है अपना, वहाँ से लेकर ये गल्फ ऑफ अदन जो है, अदन की खाड़ी से लेकर, और अगर ये और भी आगे जाए तो ये आती है अपने गुजरात की कच्छ की जो खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी, वहाँ तक ये गांठ इसकी आती है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या बन गई, भ्रंश बन जाता है यहाँ पर। और ये जो इस नवीन सागर का उदाहरण है रेड सी, जो ये लाल सागर है अपना, लाल सागर को देखिए मैं लाल लिंक में लिख दे रहा हूँ। तो ये जो लाल सागर है ना, वो अपना नवीन सागर का ही एक उदाहरण है। पहले यहाँ पर भी एक भ्रंश रहा होगा, फिर धीरे धीरे ये दूर हट गया, इसलिए ये यहाँ पर एक नवीन सागर बन गया रेड सी। और अगर और भी आगे ये लिम्ब अगर जारी रही तो यहाँ पर भी एक महासागर एक टाइम में बन जाएगा। और देखिए जो अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, अगर यहाँ पर जो इसकी डाइवर्जिंग लिम्ब आगे नीचे जो चल रही है वो अगर चालू रही तो आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ मतलब 1-2 साल में नहीं, लगभग 10 मिलियन ईयर्स में आते आते ये यहाँ पर भी एक नवीन सागर का निर्माण हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जो अपना लाल सागर था उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नवीन सागर का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, और अफ्रीका का नक्शा इस प्रकार से नज़र आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि अपसारी सीमा जो है वो किस किस प्रकार की होती है, ठीक है। समझ गए आप। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ, 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए। 3 प्रकार की हमने सीमाएं पढ़ी, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपसारी सीमा के बारे में, है ना। अपसारी सीमा, है ना, इसे सृजन की सीमा भी कहते हैं। सृजन की सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सृजन हो रहा ना, देखिए एक नवीन सागर का सृजन हो रहा है ना, एक नई प्लेट का सृजन हो रहा है, इसलिए से सृजन की सीमा कहते हैं। और ये 2 तरीके से हो सकती है ये भी। अगर
ये महासागरीय प्रपट्टी के नीचे हो, एक मिनट, महासागरीय प्रपट्टी के नीचे हो या एक महाद्वीपीय प्रपट्टी के नीचे हो, महाद्वीपीय प्रपट्टी के नीचे हो, तब क्या होता है। तो महासागरीय प्रपट्टी के नीचे का उदाहरण, सबसे अगर उदाहरण हमें देना है तो हम दे देंगे मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक जो है इसका उदाहरण है ना। ये आपको एग्जाम में अगर लिखना हो मेंस में तो मध्य महासागरीय कटक, ये मध्य अटलांटिक कटक उसका उदाहरण है। महासागरीय प्रपट्टी के नीचे अगर अपसारी सीमा है तो उसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। फिर आ जाता है महाद्वीपीय प्रपट्टी के नीचे। तो महाद्वीपीय प्रपट्टी के नीचे अगर जो अपसारी सीमा होती है तो उससे क्या होता है, उससे होगा सबसे पहले एक भ्रंश का निर्माण होगा, है ना। उस भ्रंश के बाद में होगा नवीन सागर का निर्माण होगा, और उसके बाद में क्या होगा, एक महासागर ही बन जाएगा, है ना। और नवीन, ये भ्रंश का उदाहरण क्या है, भ्रंश का उदाहरण आप देख सकते हो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, है ना। तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली, है ना, इसका उदाहरण देख सकते हो। नवीन सागर का उदाहरण आप दे सकते हो यहाँ पर लाल सागर। और महासागर तो फिर देखिए बन ही जाएगा, जिस मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफ्रीका जो है उसका नक्शा भी 10 मिलियन साल के बाद में कैसा नज़र आएगा। और ये बाद में जब ये महासागर बन जाएगा तो इसकी जो ये रिफ्ट वैली थी ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी मध्य महासागरीय कटक के रूप में, फिर उसको रिफ्ट वैली को जाना जाने लगेगा। इस प्रकार से अपसारी सीमा हमने देख ली है। अब अफ्रीका के कुछ जो है, इस जो भ्रंश है अफ्रीका का, ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है, इसके अंदर कुछ लेक्स हैं। वो लेक के नाम आपके कान में पड़े होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेती है कि ये लेक जो कहाँ है। वैसे तो जब मैं आपको ये सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ाऊँगा, बाकायदा एकदम पूरा मैप के साथ पढ़ाऊँगा, तब आपको बता दूंगा कौन सी जो है ये लेक कहाँ है और ये कौन कौन से देशों में फैली है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर इनके बारे में देशों में फैली वो याद रखना जरूरत नहीं है, कौन से महाद्वीप में है। और अफ्रीका की लेक्स तो यूपीएससी की फेवरेट है। तो देखिए जो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, उसके अंदर जो लेक्स पड़ती है उनमें एक तो है लेक तुर्काना, याद रखना है, ठीक है। एक लेक अल्बर्टो, एक एडवन है, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पर हो जाएगी तंगानिका, लेक मलावी है यहाँ पर, एक लेक न्यासा भी है यहाँ पर, वो भी इसके अंदर ही है, ठीक है। परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखने वाली है ना, वो ये है कि जो ये विक्टोरिया लेक है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का भाग नहीं है। एक बार और बता दूं कि ये जो विक्टोरिया लेक जहाँ से नील नदी निकलती है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का भाग नहीं है। अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट बन जाता है कि विक्टोरिया झील जो है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का भाग है, तो नहीं है ना। इसका भाग कौन सा है, तुर्काना है, लेक अल्बर्ट है, लेक जॉर्ज है, लेक किवी हो गया, लेक तंगानिका हो गया, लेक मलावी, लेक न्यासा है एक यहाँ पर, है ना, ये है। बाकी तो मैं आपको लेक्स और जब पढ़ाऊँगा महाद्वीपों के बारे में तब आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज हमने देख लिया, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं एक बार में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने अपसारी सीमा देख लिए, उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, एकदम उदाहरण सहित, है ना, एग्जाम में पूछ ले तो। चलें, तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आप जाइए इस वाले चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।